नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद परिवारों को दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर की 50 लाख। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट के बाद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मस्जिदों और मजारों को ढका पर्दों से विवाद के बाद हटाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की निंदा। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने 60 से ज्यादा लोगों को बचाया। फुट ब्रिज टूटने से फंस गए थे। हल्द्वानी में वाहन फिटनेस सेंटर पर छापा। कमिश्नर के छापे में भागे दलाल। आरटीओ की मिली संदिग्ध भूमिका। नोटिस देकर मांगा जवाब। और लक्सर में एसएसपी ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दिए निर्देश। चुनौतीपूर्ण कार्य में रहें सजग। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि सशस्त्र बलों से लौटने के बाद अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। नहीं, जो भी हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे, उत्तराखंड के अंदर हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि विभिन्न जो हमारे सरकारी विभाग हैं, पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, चार धाम यात्रा प्राधिकरण है, अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, जहाँ भी हम उनको उनकी सेवाओं को ले सकते हैं वहाँ पर हम उनको सेवा में रखेंगे और अच्छा उनका आगे का जो है जो कालखंड है उनके उनकी सेवाएं राज्य को भी मिलें, राष्ट्र के साथ साथ ऐसी व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड के एक माह तक चलने वाले लोक पर्व हरेला को मनाने की बात करें तो इसके लिए इसी क्रम में आज संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस पर अमरवीर शहीदों को याद करते हुए विकासशील समिति द्वारा नेहरू कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत पाकिस्तान की सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन भारत के वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद किया जाता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। कारगिल शहीदों के नाम एक पेड़ और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को चलते हुए इतने दिन हो गए हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम लगाया। नेहरू कॉलोनी में यहाँ पर हमने पौधारोपण किया है, जिसमें हमारी माननीय उपाध्यक्ष संस्कृति विभाग की मधु भट्ट जी मौजूद रही। तमाम सभी साथियों के साथ आज हमने यहाँ पर पौधारोपण किया है। पर्यावरण की संरक्षण की दृष्टि से आज पौधे लगाने का काम किया और पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे पूरा करने के लिए तमाम प्रदेशवासी और कार्यकर्ता संगठन के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरा देश शान के साथ आज 25वां कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में धूमधाम से मना रहा है। वहीं लोहाघाट में पूर्व सैनिक संगठन लीग जिलाध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव की अध्यक्षता और कैप्टन रघुवीर के संचालन में कारगिल विजय दिवस को लोहाघाट में धूमधाम से मनाया गया। लोहाघाट के शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा और विशिष्ट अतिथि निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा ठीक 10:30 बजे शान के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद सभी अतिथियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और पुलिस के जवानों ने विद्या मंदिर के छात्रों के द्वारा बजाई गई बैंड के धुन पर कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नगर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियां मौजूद रहीं। वहीं सैनिक विश्राम गृह में हुए कार्यक्रम में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समस्त
इस देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने शहादत दी या जो लोग घायल हुए और अन्य भी जो सरहदों पर तैनात रहकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से जय हिंद का उपयोग करते हुए उनको मैं समर्पण करता हूँ। और उनका जो आज का दिन है उन वीर माताओं को, वीर उनके जो वंशज हैं उन सबको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। लड़ाई जब शुरू हुई तो हमारे पास काफ़ी मुश्किल की समस्याएं थी। समस्याएं दो तीन टाइप की एक साथ सिर के ऊपर में पड़ी। एक तो क्लाइमेट की समस्या थी, एक हमारे पास सप्लाई की समस्या थी, और कहने का मतलब ये है कि मतलब हर चीज़ का अकाल था, कपड़े उस टाइप के नहीं थे। फिर भी हमने चुनौती स्वीकार की और उस लड़ाई में विजय प्राप्त की। आज कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ सुपर जुबली के शुभ अवसर पर हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक, वीर नारी, उनके आश्रितों ने कारगिल शौर्य दिवस गोलाघाट में धूमधाम से मनाया। कारगिल योद्धाओं को हम लोगों ने नमन किया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके नाम से मार्च पास्ट किया गया। वीर नारी और वीरता पदक विजेताओं को हम लोगों ने संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया। खटीमा ब्लॉक सभागार में पूर्व सैनिक संगठन ने कारगिल शौर्य दिवस मनाया, जिसमें खटीमा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देशभक्ति गीत भी गाए गए। खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने भी उपस्थित रहकर शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण कोष के लिए 1 लाख की धनराशि देने की घोषणा की गई। जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज जिसकी वजह से हमारा देश यहाँ पर सुरक्षित खड़ा है, ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो 527 हमारे जवान, अफसर और जैसे साहबान जो हमारे शहीद हुए, उन्हीं सभी को नमन करते हैं। और जो हमारे 1400 पूर्व सैनिक हमारे कारगिल के टाइम पर जो घायल हुए, उनको भी नमन करते हैं और जिन्होंने हिस्सा लिया उनको भी नमन करते हैं। बाकी कारगिल दिवस हमेशा हम बड़ी धूमधाम से हर वर्ष की बात बना रहे हैं, इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहें। क्योंकि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में मैं सारे उन शहीदों का नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए हमें विजय दिलाई। यहाँ पर आज हमारा भव्य आयोजन हुआ ये ब्लॉक सभागार में। हमें सारे जितने पूर्व सैनिक थे उनको बधाई देना था। कई मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सर्वस्व अपना बलिदान करते हुए हमारे देश का सर ऊँचा रखा है। देश में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये विशेष दिवस भारतीय सेना के उन जाबाजों को समर्पित है जिन्होंने बेहद विषम परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर फिर से भारत का तिरंगा फहराया था। कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में रिमझिम फुहारों के बीच गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके पराक्रम को याद किया। उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैनिकों के लिए मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक करने की घोषणा की। साथ ही संविदा पर कार्यरत उपनल कर्मचारी की छुट्टी की मांग भी पूरी कर दी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इन घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है। हमारे आज़ाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमेशा हमको इसका स्मरण कराएगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को देशभक्ति का एक पाठ भी पढ़ाएगा, उनको प्रेरित करेगा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए। देश में जहां 527 जवान शहीद हुए थे, उत्तराखंड के 75 जवान उसमें शहीद हुए थे, जिसमें 54 हमारे गढ़वाल राइफल के थे।
जिसमें से 37 लोगों को उनकी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला है। और मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया कि जो हम सैनिकों को एक मुश्त पुरस्कार राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है। आज मेरे अनुरोध पर सीएम साहब ने उसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी पूर्व सैनिकों की ओर से, सैनिकों की ओर से, उन वीर माताओं की ओर से, वीरांगनाओं की ओर से सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं शहीद स्क्वाड्रन लीडर राजीव कुंडीर जी के परिवार से, और मुझे इस बात की गर्व है कि हमारे परिवार ने शहीद परिवार है, और आज भी 25 साल बाद भी आंखें नम होती है उस दिन को याद करते हुए, उस क्षण को याद करते हुए। और मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का और सेना का कि इसी मौक़ों पर नमन याद करते हैं शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी आगे की पुश्ती भी हैं वो भी देखती हैं कि वो भी गर्व महसूस करती हैं और आगे इसी तरह बलिदान करने के लिए तत्पर रहती हैं कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाएं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिले की मस्जिदों और मज़ारों के सामने लगाए गए पर्दे हटा दिए हैं। हालांकि प्रतिष्ठानों को दृष्टि से बचाने के लिए पर्दे किसने लगाए थे और किसके आदेश पर, ये एक रहस्य बना हुआ है। आज दोपहर पुलिस अधिकारियों को अस्थायी खंभों पर लटके पर्दों को हटाते देखा गया। एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पर्दे किसने लगाए थे, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया विवाद तब खड़ा हो गया था जब यात्रा मार्ग पर मस्जिदों और मज़ारों को पर्दों से ढक दिया गया था, जिससे उन्हें दृष्टि से बचाया जा सके। इस्लाम नगर की मस्जिद का हटाया है, दूसरा भुरेसा मजार ऊंची सड़क से हटाया है। किसने आपको दिया? हमारे रेल चौकी से आदेश मिले थे हमें, इसलिए हमने हटाया है। कब लगाए गए थे और लगाने का हमें पता नहीं है, हटाने के आदेश आए तो हमें जैसे आदेश मिले उस टाइप में हमने काम कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मस्जिदों और मज़ारों को पर्दे से ढकने की निंदा की। रावत ने इस घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त किया और इसे चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि रास्ते में कई मंदिर, मस्जिद, चर्च होते हैं तो ये भारत को दर्शाता है। क्या कांवड़ यात्री इतने संकीर्ण सोच वाले हैं कि अगर किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल की छाया उन पर पड़ती है तो वे उससे दूर रहने लगेंगे? हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर मस्जिदों और मज़ारों को पर्दे से ढकने के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है ताकि वो दिखाई न दें। ये तो और भी निंदनीय कृत्य है। कौन, किसने ढका है? मैं नहीं समझता कि यदि ये ढकाया गया है तो बहुत चिंताजनक है। इस तरीके की सोच से कौन काम कर रहा है? देखिए, राष्ट्रों में इस तरीके के अलग अलग धर्मों के देवालय हों, यही तो हमारी, इसी से तो भारत झलकता है। तो आप कैसे कांवड़ की, क्या कांवड़ियों को आपने इतना संकीर्ण मान लिया है कि वो किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल की छाया पड़ जाएगी तो उससे परहेज करने लग जाएंगे? ये बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है मुझे, बहुत दूषित मानसिकता का काम लगता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया है। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसकी देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में 68 पर्यटक फंस गए थे। इनको आज एयरलिफ्ट किया गया। तेज बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में गौंडार गांव में पुल टूट जाने के बाद देहरादून से करीब 175 किलोमीटर दूर मदमहेश्वर धाम मंदिर के पास पर्यटक फंस गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, टीडीआरएफ की टीमें फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए मौके पर पहुंची। लोगों को अस्थायी हेलीपैड पर उतारा गया, जिसे
लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार किया गया था। भगवानपुर तहसील और खानपुर रेंज के खरीपुर टोंगिया गांव में भाजपा नेता द्वारा रास्ता बंद करने को लेकर गांव वालों ने इकट्ठा होकर खानपुर रेंजर का पुतला दहन कर नारेबाजी की। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही राजस्व में आए गांव में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें ग्रामीणों ने भाजपा पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और गांव की ही एक भाजपा नेता पर रास्ते पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, मगर कुछ पार्टी के नेता अवैध कब्जा करने वालों के साथ लगे हैं, जिसकी शिकायत हरिद्वार के डीएम, डीएफओ, एसडीएम भगवानपुर से भी की गई। इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी संबंध में ग्रामीणों द्वारा रेंजर का पुतला दहन किया गया। एक यही नहीं है, पूरे गांव में तो जिधर को भी आप निकलोगे तो रास्ते बंद करते जा रहे लोग, जबकि ये ज़मीन फ्री की है, फॉरेस्ट की ज़मीन है। यदि इनको खरीदनी पड़े ज़मीन तो उस टाइम क्या हाल होगा। फ्री की ज़मीन में मतलब चारों तरफ से ये सुनाई आ रही है कि भाई इधर भी रास्ता बंद हो रहा है, उधर भी रास्ता बंद हो रहा है। तो ये इस तरह का अतिक्रमण मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब फॉरेस्ट विभाग जो है ये जिम्मेदार है। मतलब भैया गाँव वाले बस क्या बताऊँ बात इनका है, तो अपनी चला रहे सारी यहाँ से। यहाँ रास्ता कभी यहाँ था नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था जब हम पढ़ते थे हम यहाँ पे इस स्कूल में, ठीक है। तब यहाँ खाली जगह थी बिल्कुल। यहाँ अब धीरे धीरे करके यहाँ सारा बंद हो गया रास्ता। यो भी एक यहाँ रास्ता हुआ था, वो भी बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया सारा कतई, ठीक है। अभी तो उनकी अपनी हरदर्मी चल रही, नेताओं का सहयोग मिल रहा है, कहीं सुरेश राठौर का मिल जा, कभी किसी का मिल जा, कभी किसी का मिल जा। अब बस नए नए नेता बन रहे हैं, आजकल नए नए अपना काम हो रहे हैं सारे के सारे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति इस मामले को सख्ती से उठावेगी और उठा के इस मामले को प्रशासन की नींद हराम करेगी, तब जाके मानने तो मानने की बिल्कुल भी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर लक्सर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल का कहना है कि हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर इस बार 13 सुपर जोन बनाए गए। जो लक्सर है वो 13 सुपर जोन में ही आता है। इसको 2 सेक्टर में बांटा गया है और इसमें 7 सब सेक्टर बने हैं। उन्होंने बताया कि सभी पॉइंट्स पर पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं बैरियर और फ्लैक्सिया भी लगाए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी ना हो और कांवड़ यात्रा को एसएसपी के निर्देश के अनुसार सकुशल संपन्न करवाया जा सके। 22 तारीख से हमारा 2024 का कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसमें एसएसपी सर के निर्देश में इस बार हम लोगों ने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्सर है वो 13वें सुपर जोन में आता है, जिसको कि हमने 2 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और इसमें 7 हमारे सब सेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी 27 तारीख से हमारे यहाँ से नगला डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने पूरी ड्यूटियाँ करी हुई हैं। हर पॉइंट पे हमने पैरामिलिट्री पीएसी की फोर्सेस भी लगा रखी हैं, बैरियर्स लग चुके हैं, फ्लेक्सीज लग चुकी है और हम लोगों की पूरी फोर्स डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है 22 तारीख से ही। अभी भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सिटी पे दबाव पड़ता है, एंट्री क्योंकि हमारी बैरागी की यहीं से ही होनी है, तो जो बड़े ट्रॉले हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो अभी से ही आने लग गए हैं। तो हम लोग इनका पूरा स्मूथ मूवमेंट इंश्योर कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कांवड़ यात्रा 2024 हमारे एसएसपी सर के नेतृत्व में सभी के लिए अच्छे से हो और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। यमुनोत्री धाम में देर रात हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी से फोन पर बात की और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण यमुनोत्री धाम में जो घटना हुई है उसमें राहत की बात ये रही कि यमुनोत्री में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि पुल टूट गया है और रास्ता भी अवरुद्ध है। उम्मीद है कि जल्द राहत और बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और स्थिति सामान्य हो पाएगी। अतिवृष्टि के कारण एक बड़ी क्षति हमारे यमुनोत्री मार्ग पे हुई है और मैं समझता हूँ कि भगवान का शुक्र है किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जैसा आप भी जानते हैं कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है। निश्चित रूप से हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच गया है। इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी जानकारी ली गई है कि इसमें तत्काल सभी जो हमारे तरफ से हो सकता है हम उसमें करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से तेज़ी से बारिश हुई है उसका ही परिणाम था कि इस प्रकार की घटना हुई है।
आजकल पहाड़ों में मानसून की बरसात हो रही है और इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई बार जगह जगह पर बाधित हो रहा है। इस कारण तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि बार बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पर बाधित होने के चलते इसका सीधा असर चार धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बहुत कम संख्या में चार धाम की यात्रा पर आजकल तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बात करें बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ भी अब बहुत कम संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिन की अगर बात की जाए तो भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर दिन 20,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन के लिए आते थे। भगवान बद्री विशाल के धाम में अब तक 8.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। हालांकि भगवान बद्री विशाल के धाम में मौसम काफ़ी अच्छा और सुहाना बना हुआ है। अनुमान जताया जा रहा है कि बरसात के बाद भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। पिछली रात में करीब 12 बजे यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम में स्थिति विकट हो गई। क्षेत्र में मलबा आने और जल भराव के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। नदी के किनारे बने शौचालय बहने, पुरोहित सभा के कक्ष आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने, मंदिर समिति का जनरेटर और स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ मंदिर प्रांगण के निचले क्षेत्र में मलबा आया है। इसके अतिरिक्त जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग का पंजीकरण केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ है। जानकी चट्टी बड़ी पार्किंग में पानी और मलबा आने से 1-2 मोटरसाइकिल और 1-2 खच्चर बहने और 2 मैक्स गाड़ियों के मलबे में फंसे होने की जानकारी मिली है। पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन के कार्मिकों की तरफ से जानकी चट्टी में नदी के तटवर्ती क्षेत्र के भवनों को रात में ही खाली करवाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। यमुना नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र राना चट्टी, हनुमान चट्टी, स्याना चट्टी, पारीगाड़ में पुलिस संचार माध्यम से रात्रि में ही लोगों को सतर्क कर दिया गया था। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर सामान्य है। जिला प्रशासन की टीम ने नुकसान का जायजा लिया। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।